प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्मम हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पति की करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई भोपाल न्यायालय द्वारा। और इस मामले में जो एडीपीओ रही सुधा विजय भदौरिया, उन्होंने इस मामले को फेस किया और इस मामले को फेस करने में उन्हें क्या क्या समस्याएं रही, कि कैसे इस मामले को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, जो अपराधी रहे इसमें उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, न्यायालय की क्या टिप्पणियां रही, किस तरीके से ये पूरा मामला रहा, हम उन्हीं से बात करेंगे। और कैसे इस पूरे मामले में उनकी ओर से भी जांच की गई, अभियोजन की ओर से, पुलिस की ओर से भी जांच की गई और अलग अलग तरीके से इस मामले को बिना साक्ष्य के, बिना कह सकते हैं सबूतों के या बिना गवाहों के कोर्ट के सामने रखा गया। पर टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर, वैज्ञानिक कह सकते साइंटिफिक साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे मामले में न्यायालय ने गंभीरता समझी और सजा सुनाई। हमारे साथ सुधा विजय मैडम मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से ये पूरा मामला रहा है? क्या आपको लगता है जब इस तरीके के मामले आते हैं तो आपके दिमाग में, आपके जहन में किस तरीके की बातें रहती हैं? देखिए दीपक जी, एक्चुअली ये काफ़ी संगीन मामला था और बड़ी ही निर्ममता से धनराज मीणा की हत्या को अंजाम दिया गया था। और उनकी ही मतलब दुर्भाग्य ये था कि उनकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके उनकी हत्या की साजिश की थी। और क्योंकि धनराज मीणा जो है उनके प्रेम संबंधों के आड़े आ रहे थे और उनको मिलने में अड़चन आ रही थी, और ऐसा कह के इन्होंने प्लान किया। और 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात को आशीष पांडे, जो इसका संगीता मीणा का प्रेमी है, इसने नींद की गोलियां लाके ये 6-7 दिसंबर 2021 की घटना रही। और संगीता मीणा को उसने नींद की गोलियां लाके दी। और रात करीब 9 बजे, 6 दिसंबर की रात करीब 9 बजे इसने काढ़े में मिला के वो नींद की गोलियां बड़े आसानी से इसलिए पिला दी क्योंकि वो कोविड का दौर था, कोरोना काल, यस, है ना। फायदा। हाँ, तो वो उन्होंने नींद की गोलियां, और जैसे ही ये गहरी नींद में आया तो इनकी चूंकि टाइप थी, तो रात करीब 2 बजे के आसपास जो है आशीष पांडे, और ये एक ही मल्टी में रहते थे, लगभग 1 या 2 फ्लैट का अंतर था इनके आमने सामने में। तो ये आया और ये अपने साथ एक टाट का बोरा और डंडा जिसमें कि पीतल की श्याम लगी थी, और उसके बाद नायलॉन की रस्सी, ये साथ में लेके आया। और जब वो कि धनराज जब की गहरी नींद में थे तो इन्होंने उसको सिर में डंडे से प्रहार किया। और थोड़ा सा जब वो नींद से जागने और लड़खड़ा के खड़े होने की उसने कोशिश की, तो ये जो मृतक की पत्नी है संगीता, इसने लोहे की हथौड़ी से उस पे अनगिनत वार करके, घातक वार करके, और उसकी हत्या को अंजाम दिया। और उसके बाद भी इनको संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने नायलॉन की रस्सी से उसका गला भी दबा दिया। ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने वहाँ पे जो खून फैला था और ये सारी चीज़ें थी, और इन्होंने घटना के समय जो अपने कपड़े पहने थे आरोपी गण ने, संगीता ने और आशीष ने, उनको बढ़िया उतार के और अपना वॉश करके कमरा वमरा, और एक टाट के बोरे में वो सारी चीज़ें भर के, और तकिया बेडशीट ये सारा भर के, और कपड़े में से खून साफ करके, और वही टाट का बोरा जो लेके आया, वही टाट का बोरा जो ये लेके आया था। और आशीष पांडे ने इसकी नीचे पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी रहती थी उसमें जाके इन्होंने सारी चीज़ों को, और डेड बॉडी को एक कंबल में लपेट के, मतलब मृतक का सिर जो है इतनी बुरी तरह से छत विछत था कि उसको भी एक प्लास्टिक से बांधा हुआ था इन्होंने, और कंबल में लपेट के इन्होंने रख दिया। और सुबह 9 बजे जब ये सुबह अपना 7 बजे करीब बच्चों को उठाई, बच्चों ने जाने की कोशिश की पिता के कमरे में, तो इन्होंने मना कर दिया, और संगीता ने मना कर दिया। और करीब 9 बजे ये डेड बॉडी को लेके वहाँ से निकले, और कोलार और ये सब आसपास कहीं घूमते घामते, और ये डेड बॉडी को एक्चुअली ठिकाने लगाने के उसमें थे, उद्देश्य से निकले थे। लेकिन इनका जो भी मति भ्रम हुआ हो, और इनको लगभग पौने 2 बजे ऐसी आत्मबोध ऐसा हुआ, और ये थाना कटारा हिल्स में जाके इन्होंने स्वयं को सरेंडर किया। इनकी गाड़ी से डेड बॉडी बरामद हुई, वो कपड़े जो इन्होंने घटना के समय पहने हुए थे वो पूरे कपड़े बरामद हुए। फिर इनके मेमोरेंडम के आधार पे जो घटना में प्रयुक्त वेपन थे, लाठी और हथौड़ी, वो घटना स्थल से जो मृतक धनराज का वो फ्लैट था जिससे इसकी हत्या की गई थी, वहाँ से बरामद हुए। मामले का अन्वेषण हुआ, और इसमें इसके मृतक के जो बच्चे ने एविडेंस दी, वो भी उसकी अहम एविडेंस थी। उसने इनके अवैध संबंधों को बाकायदा प्रमाणित किया। और फिर उसके बाद अन्वेषण पूरा होने के बाद इसमें चालान पुटअप हुआ। आरोपी आशीष पांडे ने जमानत की कई कोशिश की,
कुछ तो भी प्लान बना के जेल से ये कैसे बाहर आए, कभी ये फ्लैट की रजिस्ट्री के नाम पे आवेदन, तो कभी बेल, तो कभी पैरोल, तो कभी मतलब एक्स वाई जेड, वो कुल मिला के हमेशा ये एक्सक्यूज देता रहा कि वो कैसे भी जेल से बाहर आए, लेकिन इसकी जो जमानत है वो वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निरस्त हुई। आशीष पांडे की यदि बात करते, क्या उसके परिवार में कौन कौन था कभी? आशीष पांडे के घर में उसकी एक पत्नी है जो कि जॉब करती है, जो मुझे जानकारी है, और उसकी एक छोटी सी बेटी है। अच्छा, और उसके घटना दिनांक को जो मुझे ये मतलब जानकारी में आया है, क्योंकि हमने उस स्टोरी को ज़्यादा हमारे अभियोजन कहानी से कनेक्टेड नहीं थी, तो ऐसा था कि ये शायद अपनी पत्नी से नाइट शिफ्ट की बात करके घर से निकला था, तो पत्नी को भी संदेह नहीं हुआ और ये सहजता से निकल के अपना घटना को अंजाम दे दिए। इस मामले में एक अहम चीज़ ये थी कि जब इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ और हमने करीब इस मामले में 13 विटनेस कराए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, तो आईओ के क्रॉस के दौरान मैंने न्यायालय से जो है वो डीएनए परीक्षण कराए जाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि जो आर्टिकल्स जब्त किए गए थे और उनको वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए भेजा गया था, तो वैज्ञानिक रिपोर्ट जो थी, तो बिसरा में तो नींद की गोलियां जो सीज हुई थी रैपर, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, लेकिन आरएफएसएल से जो हमें डीएनए निश्चायक सबूत है उसकी रिपोर्ट ना आके सिर्फ मानव रक्त की उपस्थिति और ब्लड ग्रुप की उपस्थिति कुछ आर्टिकल्स में बताई गई थी। तो हमने 6 दिसंबर 2023 को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त की विचारण के दौरान। डबल से कोर्ट ने मुझे अनुमति दी मेरी ही अंडरटेकिंग पे। ये शायद मध्य प्रदेश के लिए पहला इतिहास होगा कि किसी अभियोजन अधिकारी की अंडरटेकिंग पे ऑनरेबल कोर्ट हमें डीएनए कराने की अनुमति दे रहा है, और 30 दिन का हमें समय दिया गया था कोर्ट के दौरान। हमने 29 कार्य दिवस में आर्टिकल प्राप्त करके और डीएनए रिपोर्ट मैं आर्टिकल के न्यायालय में पेश की। डीएनए रिपोर्ट इसमें पॉजिटिव आई थी। जो डेडली वेपन डंडा और हथौड़ी घटनास्थल से बरामद हुए थे, और आरोपीगण ने जो घटना के समय कपड़े पहने हुए थे जो आरोपीगण की निशानदेही पे बरामद हुए थे, और मृतक के पीएम के बाद जो हमने कपड़े सीज कराए थे, क्योंकि मृतक की बॉडी तो डिस्पोज हो चुकी थी, मृतक के पीएम के बाद जो हमने कपड़े की चेन ऑफ कस्टडी को प्रूव किया और उन कपड़ों से हमने डीएनए प्रोफाइल जनरेट कराई, देन फिर इनका हमने मिलान कराया, तो इनकी डीएनए प्रोफाइल एक समान पाई गई। तब इस मामले में काफ़ी पारदर्शिता आई, और मुझे आत्मविश्वास था। जिस दिन ये मामला मुझे पहली बार मिला था, तब भी मेरा यही कहना था कि अपराध हुआ है तो न्याय होगा। और कल माननीय न्यायालय का जब निर्णय आया इस टिप्पणी के साथ कि डिफेंस का ये तर्क था कि इसमें परिस्थितियां प्रमाणित नहीं हुई हैं, परिस्थितियों की कड़ियों की श्रृंखला जुड़ी नहीं हुई है, मेरे लिए भी कठिन था परिस्थिति जन्य साक्ष्य की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ना, और सिर्फ ऐसे जोड़ना जो संदेह से परे हो और सिर्फ आरोपीगण की दोषिता प्रमाणित हो रही हो। तब ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कमेंट किया उस पर कि जब इस तरह की हत्या के अपराध किसी बंद कमरे में किए जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है अभियोजन को साक्ष्य जुटाने में। और फिर इस मामले का एक अहम निर्णय का पक्ष ये भी रहा कि मृतक के जो दोनों बच्चे अनाथ हुए थे, हमने उनके लिए भी दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित जो प्रावधान है धारा 357 और 357 का, उसमें प्रतिकर की मांग की थी माननीय न्यायालय से, और न्यायालय ने स्पेसिफिक निर्णय के अंतिम पैरा में हमारे उस निवेदन को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अनुसार लीगल एड के सेक्रेटरी महोदय को पत्र लेख करने की बात की है कि जो भी बच्चों के लिए उचित प्रतिकर होगा इस योजना के अंतर्गत, वो इन बच्चों को इनकी देखरेख के लिए सबसे बड़ा जो दिलाया दोनों जाएगा। बच्चे अनाथ हुए उनके क्या रिएक्शन रहे माँ को देखे, क्योंकि पिता तो रहे नहीं? दीपक जी, इस मामले में जब निर्णय के लिए माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को बुलाया और ये लोग लॉकअप से ऊपर कोर्ट में आए, और उस समय मृतक के परिजन करीब 20 से 25 की संख्या में थे, और उन्हीं परिजनों के बीच वो बच्ची सरिता भी थी जो मृतक की भतीजी थी और जो हमारी अहम साक्षी थी, और आयुष्मी बच्चा भी था वो जो 14 वर्ष का था घटना के समय और जो हमारे मामले का स्टार विटनेस था, और उसकी बिटिया जो कि घटना के समय 11 वर्ष की थी। ये तीनों बच्चे कोर्ट के अंदर एंटर हुए, और मृतक के दोनों बच्चों के एक ही रिएक्शन था कि इन दोनों बच्चों ने माँ का चेहरा भी नहीं देखा और अपने चेहरे को इन्होंने हाथ से ढक लिया। और निर्णय के बाद जब उसकी मृतक की बिटिया को मैंने गले से लगाया तो जैसे कोई अपना बच्चा हिचकियाँ दे के रोता है, उस बच्ची के आंसू नहीं थम रहे थे। तो ये बहुत ही दर्दनाक कड़ी थी कि माँ तो जेल चली गई, आजीवन कारावास चली गई, और पिता का साया बच्चों के सिर से उठ गया। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का जीवन क्या होगा। आप कई केस ऐसे हैंडल करते, जब आपके जीवन में ऐसे केस आते हैं तो क्या लगता है आपको कैसा महसूस होता है, क्या करना चाहिए मुझे?
देखिए दीपक जी, मेरा एक सिद्धांत है कि मैंने अभियोजन पक्ष में रहते हुए अपना 100% दिया है, और मैं जिस तरह से अपना एक पारिवारिक जीवन जीती हूँ ना, उसी तरह मैं केसों को भी जीती हूँ। मेरा अपना कर्तव्य, कर्म भूमि मेरी उसी तरह रहती है, और मेरे एक तरफ पारिवारिक दायित्व भी वैसे रहते हैं, और मैंने उसी जुनून के साथ, जबकि अभी इस समय मेरी 8 महीने की बिटिया है, उसी जुनून के साथ इस मामले को लड़ा और निर्भीकता से अभियोजन का पक्ष रखा, और हमने सफलता प्राप्त की। तो निर्भीकता से अभियोजन का पक्ष रखा गया और उसमें सफलता यह हुई कि जो अपराधी थे दोनों तथा कथित प्रेमी, ये कैसा प्रेम जो किसी की हत्या कर दे, जान ले ले, और जो पत्नी जिसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, तो जो स्त्री का चरित्र लिखने वाला विधाता भी नहीं जानता, उसकी परिकाष्ठा ऐसे जब केस सामने आते हैं और जब सजाएं होती है और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत होता है न्यायालय की ओर से, तब समझ पड़ता है कि आखिरकार क्या समाज में हो रहा है और इससे बचने का क्या प्रयास किया जाए। पर इस पूरे केस में जरूर वो 2 अनाथ बच्चे जो पूरी तरीके से अब हो सकता है टूट चुके होंगे और अब जीवन की कड़ियों को संभालने में लगे होंगे, और अभियोजन का पक्ष जिसके माध्यम से उन्हें इतनी कठोर सजा हुई, ये कहीं ना कहीं एक नया सवेरा जरूर समाज में लेकर आएंगे और नई सीख जरूर लेकर आएंगे। फैसले से पूर्ण संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे जो साले साहब हैं उनको उनकी पत्नी संगीता मीना और आरोपी आशीष पांडे ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी, और इसमें लोक अभियोजक श्री सुधा भदौरिया जी और माननीय न्यायालय ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हम ये केस को जीत पाएँ, और फैसले से हम और हमारा पूरा परिवार पूर्ण तरह संतुष्ट हैं। पुलिस का क्या अहम रोल रहा इसमें? पुलिस ने भी हमारी बहुत मदद की है, सारे साक्ष्य और सारी चीज़ें जुटाने में उन्होंने पूरा हमारा सपोर्ट किया है, और इसी वजह से हम इस केस को जीत पाए हैं और हम पूर्ण तरह संतुष्ट हैं इस फैसले से। न्यायालय को कुछ कहना चाहेंगे? न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि न्यायालय ने हमें जो फैसला दिया है वो बहुत ही सही दिया है, और उनसे और सुधा भदौरिया मैडम जी जो लोक अभियोजक हैं हमारे, उनसे हम पूर्ण तरह संतुष्ट हैं, और उन्हीं की वजह, उन्हीं की मेहनत से आज हमारे केस में हम जीत पाए हैं। हमारा पूरा परिवार खुश है और हम इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। ठीक।